नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश थम गया चुनावी शोर। अब डोर टू डोर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए चुनावी शोर थम चुका है। दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 827 पुरुष हैं, 130 महिला मतदाता हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगे। बीजेपी से जहां पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित प्रदेश के नेताओं ने मोर्चा संभाला और चुनावी समर में अपने पक्ष में माहौल बनाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी ने जमकर वादे किए हैं। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के वादे के साथ मतदाताओं के बीच पहुंची, तो कांग्रेस किसानों की कर्जा माफी, धान का समर्थन वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जहां नारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को 12,000 प्रति वर्ष देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने इसके जवाब में छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति साल यानी 15,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ईडी की छापेमारी, महादेव सट्टा ऐप के शिवम सोनी द्वारा सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ दिए जाने का मामला भी छाया रहा, काफी सुर्खियों में मामला रहा। हालांकि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है और वहीं कांग्रेस 75 पार के नारे के साथ चुनावी जीतने का दावा कर रही है। लेकिन दावों के बीच देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में ऊंट किस करवट बैठता है। राज्य की जनता भूपेश पर भरोसा करती है या पीएम मोदी के क्रेज बरकरार रहने वाला है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। क्या कुछ मुद्दे इन पार्टियों के हैं, क्या कुछ दावे हैं, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। जो गाली देनी है दो, मतलब जितनी आप गाली दोगे, मुझे पता लगता है हाँ भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। आपने ये भूपेश कक्का ने गोठान घोटाले में गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा। हजारों करोड़ रुपया ये भूपेश कक्का खा गए हैं। मैं आज यहाँ पर आपको कह कर जाता हूँ, चिंता मत करो। जो पैसा खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम वो खुद हार रहे हैं, जीत के क्या दावा करेंगे। उन्होंने जनता को गाली की है, हमारे नेता को उन्होंने गाली की है और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम फेज में हम कम से कम 14 सीट जीत रहे हैं। दूसरी फेज में भी जबरदस्त अंडर करंट है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ। तो छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव प्रचार, रोड शो, सभाओं का दौर अब थम चुका है। अब जो मुख्य भूमिका है वो मतदाताओं की है। मतदाता ने क्या कुछ सोच रखा है वो तो मतदान करते वक्त ध्यान में रहेगा और साथ ही 3 दिसंबर को ये परिणाम देखने को मिलेंगे कि कांग्रेस के दावे कितने हावी यहां पर रहे हैं। लेकिन इसी मामले पर चर्चा करेंगे और इस पर आपसे मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। और साथ ही कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका अंशुल जी। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और समझने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अब आगे का दृश्य राजनीतिक रूप से दिखाई देगा, क्योंकि जो नेताओं का जो पूरी कशमकश थी या यूं कहें कि जो भी जोर आजमाइश करनी थी वो अब चुनावी
चुनावी सभाएं रोड शो के जरिए कर चुके हैं। डोर टू डोर पूरा जनसंपर्क रहेगा, लेकिन जो मुख्य चीजें थी, रोड शो था, जो सभाएं थी जो असर पैदा करती हैं, या फिर जो दावे किए थे, जो घोषणाएं हुई थी जनता के बीच बड़े स्तर पर पहुंचाने का काम था, वो नेता कर चुके हैं। अब मतदाताओं की भूमिका अहम है। इस पूरे चुनाव प्रचार को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है? और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है, बीजेपी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे, लगातार सभाएं हुई हैं, कांग्रेस के भी तमाम राष्ट्रीय नेता यहां पर पहुंचे हैं, स्थानीय मुद्दे फिलहाल आपको किस तरीके से देखे आपने, और साथ ही अब जो आगे की रणनीति क्या कुछ इन दलों की रहेगी, आपको क्या कुछ पूरा कहें कि एक दृश्य दिखाई देता है चुनावी रूप से? के शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। कर दिए थे कि मुद्दों के आधार पर यहाँ पे मतदान होगा, जिसके जन घोषणा पत्र जो मजबूती के साथ कांग्रेस लेके आई थी 1 लाख लोगों से चर्चा के बाद, तो उसका एक परिणाम आया कि एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई, यहाँ तक कि 68 सीटें जीत गई। उसके बाद अब जाके उपचुनाव 3 हुए, उसमें भी उनकी जीत हुई और 71 तक में पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो चुनाव हो रहा है, जो परसों जो मतदान की प्रक्रिया होगी, उसमें ये देखना है कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंट जो घट गया है, जैसे 32.3 पर आ चुका था 2008 में, 2013 में जो 41.04 था, ये बड़ा गैप जो आया है बीजेपी को। उससे पहले देखेंगे तो दोनों में लगभग रहा है, 2003 में 39 और 36 का अंतर रहा है, 2008 में देखेंगे तो 50 और 50% का, और या 40 और 38 का, मतलब 2 और 3% का अंतर पिछले तीनों चारों चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा रहा है कि जो कांग्रेस है वो 3% का आगे बढ़ती है। 2013 में जो कांग्रेस का 40 था वो जाके 43 तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब 3% में इतने ज्यादा सीटों का हुआ है। लेकिन इस बार जो है मुद्दों के आधार पर भाजपा जिस तरह से सामने आई है, राष्ट्रीय नेतृत्व इधर ध्यान छत्तीसगढ़ में केंद्रित किया है। अब बताया ही रहे कि प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश बघेल की स्थानीयता, छत्तीसगढ़वाद और भूपेश है तो भरोसा है। और जो काम किया है, जो एक मॉडल तैयार किया गया जिसको छत्तीसगढ़ मॉडल कहा गया, ग्राम स्वराज की दिशा में जो काम हुआ, इन सब विषयों को लेकर एक बड़ा विषय जो देश को एक संदेश जाने वाला है। चाहे धर्मांतरण की बात हो, धर्मांतरण को लेकर आज मुख्यमंत्री ने बेमेतरा में ये भी कहा है कि जो साजा के आसपास ही इसका असर होगा। बिरनपुर में की घटना के बाद जिस तरह मृतक के पिता को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया, ये एक बड़ी घटना है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हम देखें तो। उसी तरह कवर्धा में विजय शर्मा और मोहम्मद अकबर के बीच, मोहम्मद अकबर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले, लगभग 59,000 मतों से पिछला चुनाव जीते थे, वहां के एक ऐसा रहेगा। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर जो बात हुई, महिला केंद्रित 2018 में भी था जब शराबबंदी की बात हुई, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण कांग्रेस को इसमें वोट मिला। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही शराबबंदी को लेकर इस बार मौन है। इस बार महंगाई को एक मुद्दा बनाया गया है, और महंगाई में जो रसोई गैस सिलेंडर को लेकर जो बात आ रही है, ये एक बड़ा विषय रहेगा, इसका कितना असर होता है। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए जो 12,000 की बात हुई, प्रथम चरण में भाजपा को कितना लाभ हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस की ओर से 15,000 नहीं आया था। अब दूसरे चरण में 15,000 और 12,000 की जो बात आई है, ये एक बड़ा विषय तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो राशि लगेगी, ये राशि कहां से आएगा। आज यदि 84,000 करोड़ के कर्ज में छत्तीसगढ़ है, तो हम देखेंगे तो यदि भाजपा अपने वादे को पूरा करती है तो 1,535 करोड़ रुपए प्रति माह लगेगा महिलाओं को देने के लिए। इसी तरह यदि विवाहित महिलाओं की ही बात जब कही गई है, तो इसमें हम देखेंगे 7200 करोड़ रुपए कांग्रेस, विवाहित महिलाओं की जो बात बीजेपी कर रही है वहां पे 7200 करोड़, और सभी महिलाओं को विवाहित अविवाहित सबकी बात जो कांग्रेस कर रही है वहां 1,535 करोड़ रुपए हर माह लगना है। तो ये इस पर विचार करना है, इतनी राशि की व्यवस्था करना है। उसके बाद 500 रुपए की आप गैस सिलेंडर की बात करें, उसके बाद तमाम योजना है, तेंदुपत्ता की राशि बढ़ाने को लेकर। तो ये मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में जो राजनीति निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो भाजपा यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, यदि ये जीतते हैं तो आगे निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आज बात भी देख रहे हैं कि थोड़ा से तल्ख भी हो गए दोनों के भाषणों में, इससे कितना असर होता है छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को तय करना। मुझे लगता है
कि विकास और के लेकर के जो घोषणाएं की गई है, मुद्दों पर आधारित यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। देखना उसका कितना असर होगा। निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हमेशा से ही एक मुख्य भूमिका में रहे हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द सियासत यहाँ पर घूमती भी है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। के शर्मा जी, एक सवाल और आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दों की बातचीत की और जो चुनावी घोषणा पत्र जिस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से पहले बीजेपी ने जारी किया, और चाहे धान समर्थन मूल्य की बात हो या फिर महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने की बात हो, या तमाम जो मुद्दे चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने किए, उसके बाद कांग्रेस ने उनके आगे बढ़कर ज्यादा फायदा देने की कोशिश की, यानी कहीं ना कहीं प्रतियोगिता इस घोषणा पत्र में दिखाई दी है। अब उसके इतर दूसरे मुद्दे हैं जो कि केंद्रीय दिग्गज नेताओं के दौरे ज्यादा देखने को मिले हैं। अगर कहें कि तुलना करें प्रदेश के नेताओं की तुलना में, तो दिग्गज नेता दोनों ही दलों के भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं और कई मुद्दों को यहाँ पर उठाने की कोशिश की गई है। तो एक तरफ जो चुनावी मुद्दे घोषणा पत्र है और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेताओं के मुद्दे यहाँ पर उछाले गए हैं, क्या कुछ आपको दिखाई देता है? जनता ने क्या पहले से मूड बना लिया है, स्थानीय मुद्दों पर वोट करेगी, या कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे हैं उनका भी कुछ असर यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, मुद्दों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करती है। पहले ही कहा, जिस तरह से पिछला चुनाव अपने पास है उसका देखने के लिए। दूसरी चीज, अभी जो जितने भी घोषणाएं की गई हैं वो अपने जगह पे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है विश्वास। जनता अपने विवेक से किस पर विश्वास करती है? भूपेश है तो भरोसा है कि मोदी की गारंटी, इस गारंटी को देने वाला मोदी है, तो मोदी और भूपेश ये दो बड़े चेहरे हैं। इनके विश्वसनीयता पर ये चुनाव बड़ा हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरह से गारंटी की बात हो रही है उस पर मुहर लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है, जिसकी बात हो रही है, जिसके वादा खिलाफी का आरोप भाजपा लगातार लगाते रही है विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले को। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तीनों राष्ट्रीय विषय जो छत्तीसगढ़ में छाए हुए हैं। नौकरी को लेकर बात हो रही है, स्व सहायता समूह को लेकर बात हो रही है, रेडी टू ईट की बात हो रही है, तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, महिलाओं को रीपा के माध्यम से रोजगार देने की बात हो रही है। तो ये जो विषय है, वनोपज की खरीदी की बात हो रही है, समर्थन मूल्य पर 65 प्रकार के वनोपज खरीदी की बात है। इसके साथ ही जो मेरा कहना है कि जो राशि आएगी इसमें आधारभूत संरचना विकास कितना प्रभावित होगा, ये भी मतदाताओं को विचार करना चाहिए, जिस तरह से ऋण की राशि की बात मैंने कही थी। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है भूपेश है तो भरोसा है, और तमाम तरीके से चुनावी में जो घोषणाएं हुई हैं, आपकी तमाम जो आपने पहले घोषणा पत्र जारी किया उसके बाद कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया, तो मुख्य तौर पर कई ऐसी जो आपने योजनाओं का जिक्र किया, उससे बढ़कर कांग्रेस ने जनता को फायदा देने की कोशिश की है। चाहे धान समर्थन मूल्य की बात हो, महिलाओं को हर साल जो पैसे देने की बात हो योजना के तहत, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी चुनौतियां आपके सामने है? क्योंकि घोषणा पत्र के हिसाब से तो कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। चुनौती तो वही समाप्त हो गई जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं 15,000 सालाना दूंगा। इनका तो मैनिफेस्टो आ चुका था, तब उसमें डालना था। जब वो देखे प्रथम फेज का चुनाव हो चुका, बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र से बुरी तरह हार रहे हैं, जब पूरी रिपोर्ट आ गई कि उधर से 20 सीटों में 15 सीट पे हार रही है कांग्रेस, तो उसको डर लगा, भयभीत। और मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में अपने राजनीतिक जीवन काल में इतना भयभीत और डरपोक मुख्यमंत्री नहीं देखा, जो सत्ता बचाने के लिए महिलाओं के आत्मसम्मान को गिरवी रखने पे मजबूर हो गए। और मैनिफेस्टो जारी होने के बावजूद भी एक उन्होंने घोषणा कर दिया कि 15,000 रुपए देंगे। किसकी विश्वसनीयता है? क्या इसकी गारंटी कांग्रेस लेगी कि भूपेश बघेल की घोषणा है? किसका है? कांग्रेस का घोषणा है कि भूपेश बघेल का है? कल क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो में नहीं होगा, बोल देंगे जो मैनिफेस्टो में था शराबबंदी करना है वो नहीं किया, 2 साल का बोनस देना है बोले थे नहीं दिए, तो जो चीज मौखिक बोले उसमें कौन भरोसा करेगा? कौन देगा इसकी गारंटी? जब इनको लगा कि हम हार रहे हैं, इतना हार और डर और सत्ता का प्रेम इन पे है कि ये कुछ भी घोषणा करने लगे। रविंद्र जी, जिस तरीके से आपके बड़े नेता आपके छत्तीसगढ़ के मैदान में थे, प्रधानमंत्री मोदी बड़ा नाम है, गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा हैं, सीएम योगी थे, अब जो चुनाव प्रचार हुआ है, जो उन्होंने तमाम कहे कि यहाँ पर मुद्दे उछाले, आप इस पूरे चुनाव प्रचार के बाद जो फिलहाल का दौर आया है, कितने संतुष्ट आप चुनाव प्रचार से हैं और क्या आप दावा करेंगे? रविंद्र जी। बिल्कुल हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक एक छोटे कार्यकर्ताओं की तरह काम किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पूरे संगठन परिवार की तरह काम करता है। पूरी तरह संतुष्ट। और सबसे बड़ी बात, आपने जो मुझसे पूछा दावा के लिए, छत्तीसगढ़ में हम 50+ सीट पे बिल्कुल रहेंगे। हम इनके तरफ ठीक है, आप बहुमत के आंकड़े को पार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भी दिग्गज नेता सामने थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बड़े नेता आपको चुनौती दे सकते हैं? रविंद्र जी। बिल्कुल नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। किस बात की चुनौती? हम तो इनको बिल्कुल चुनौती ही नहीं मानते। राहुल गांधी मैं को इसलिए चुनौती मानेंगे इसलिए क्या? कह जो रहा हूं क्या कहते क्योंकि इन्हीं नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया था, वहां भी आपने दावे किए थे, तो इस लिहाज से मैं आपसे सवाल बिल्कुल पूछ रहा हूं। गलत बात। हाँ। बिल्कुल गलत बात। कहीं पर भी राहुल गांधी हिमाचल में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। हाँ, लेकिन एक कर्नाटक चेहरा में तो नहीं गए यही तो थे, भारत जोड़ो लगातार यात्रा करने तमाम गए जो थे। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का चेहरा था, आप बताएं मुझे, हाँ, राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार करने हिमाचल प्रदेश गए थे हाँ, क्या? वो तो हाँ, अच्छा हुआ हिमाचल कर्नाटक में नहीं गए, तो हार जाते। गुजरात अच्छा, में 2 सीट पे गए थे, वहां ठीक भी है, बुरी इस तरह सवाल हार में लूंगा किया। जी। इनका कोई हाँ, योगदान नहीं है, ना राहुल गांधी का, ना प्रियंका गांधी का। बस प्रियंका गांधी को ये बोलते इंदिरा की शख्स दिखती, नाक मिलता, उसे नाक मिलने से भैया कोई वोट नहीं देता है। इनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो। छत्तीसगढ़ आए, गुलाब की रास्ते में बिछा के स्वागत करवाए, वो भी अंतिम स्वागत है। 3 तारीख को ये सरकार पूरी तरह अंधेरी स्याह रात से कांग्रेस की सरकार का समापन होगा और प्रखर सूर्य की भांति कमल फूल का उदय होगा। पूरा भ्रष्टाचार का अंत होगा। ना राहुल गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ को प्रभावित कर सके, केवल एक मजाक की वस्तु रह गए। क्योंकि जब मोदी बोलते हैं, मोदी की एक गारंटी है, तो लोग भरोसा करते हैं, और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो लोग मजाक में लेते हैं। खुद आप भी गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेंगे, क्योंकि वही राहुल गांधी है जो राजनांदगांव की सभा में आके बोल के गए थे, मैं बीएनसी मिल को चालू करूंगा, और आज 5 साल समाप्त हो चुका, बीएनसी मिल चालू नहीं हुआ। वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि 2 साल का बोनस दूंगा। सरकार चली गई, जाने का समय आ गया, आज तक 2 साल का बोनस नहीं दे सका। और वारे झूठे मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, क्या कहते हैं, 2 साल का बोनस इसलिए नहीं दे सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से प्रतिबंध लगा के रखा है। अरे आपका घोषणा पत्र 2018 में आया था, फिर क्यों आज बात का झूठ बोले? और इतने मतलब भ्रमित करने वाले मुख्यमंत्री कि बोले मोदी जी पूरे भारत में शराबबंदी कर दे, छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा करके। तो ऐसे लोगों की बातों पर कौन भरोसा? ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, आपने अपनी बात, ठीक है अंशुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अंशुल जी देखिए, 50+ सीटों से जिस तरीके से बीजेपी तमाम आप पे आरोप लगा रही है, उनके जवाब भी आप दीजिए। लेकिन भूपेश तो है, लेकिन अब भरोसा कितना है आप ये भी बताइए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम आपके नेता अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं तो उन पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ऐसी बात बीजेपी कह रही है। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए अंशुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, नहीं तो कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगने लगा था। नहीं बिल्कुल, मैं बराबर सब पे आ रहा हूं, आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना मैंने मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देने का प्रयास करता हूं। मैंने भी अपने देश में इतना डरपोक गृह मंत्री नहीं देखा। मैंने भी अपने देश में अपने इतना डरने वाला, जिसके पास 300 से ज्यादा सांसद है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो आता है और झूठ बोलकर चला जाता है, और एक बार नहीं हजारों बार झूठ बोलकर चला जाता है, और जो आता है वो नए नए प्रयोग कर जाता है, क्योंकि उसको षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतना होता है, क्योंकि उसके पास कर्म नीति नहीं होती। वो ईडी का प्रयोग करता है, ईडी को गेड़िया बनाता है। मैंने ऐसे डरपोक नेताओं को आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, और ना मैं देखना चाहता हूं। एक बात। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न किया था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मैं बताता हूं आपको ऊंट किस करवट बैठेगा। जो अपनी कर्म नीति पे विश्वास रखेगा, जो अपने कार्यों को जनता के समक्ष लेकर जाएगा, जिसका विजन एक राहुल गांधी की तरह होगा, उसके ओर ऊंट करवट बैठेगा, ना कि जो झूठ बोलकर जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता यह भी पूछ रही है कि अगर आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हो तो प्रथम चरण के चुनाव में जो 20 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा था, कि वहां पर एक भी महिला नहीं थी, वहां पर आप नहीं कह पाए, आपने एक भी फॉर्म वहां पर क्यों नहीं भराया? छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है मान्यवर, हम और कांग्रेसी और बीजेपी के नेता नहीं पूछ रहे। एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता यह भी पूछ रही है कि मोदी जो है, जो हमको गारंटी देकर जाते हैं, जिनकी खुद की गारंटी कोई नहीं ले पा रहा है, वो हमें क्या गारंटी देकर जाएंगे? ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आदरणीय हुई क्या? एक बार बता दीजिए। इन्होंने तो यही कहा था ना कि काला धन आएगा। मैं तो एंकर मान्यवर आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास भी अकाउंट होगा, 15 लाख रुपए आए क्या? किसी के पास नहीं आए साहब। और इन्होंने तो यही लोग हैं ना जिन्होंने यह कहा था कि हम 300 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। मुझे 5 स्मार्ट सिटीज का नाम बताकर बता दीजिए। इन्होंने यही कहा था ना कि मैं गिना देता हूं 5 स्मार्ट सिटी, मैं गिना देता हूं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, गिना दूंगा। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास आऊंगा। ये रोने लगे। 5 स्मार्ट सिटी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठा कोई नहीं है, आप बहुत झूठ बोलते हैं। अरे कौन झूठा है? 5 स्मार्ट सिटी गिना देता हूं। अरे बता रहा हूं ना मैं जवाब अपने। अंशुल जी देखिए, मैं चाहता हूं कि सार्थक चर्चा हम करें, लेकिन अंशुल जी जिस तरीके से एक एक करके, रविंद्र जी एक एक करके, क्या बोल रहे हैं? रविंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी जब बारी आएगी, आप पूरे तरीके से समय आपके पास रहेगा, आप बोल दीजिए। लेकिन अंशुल जी सुनिए, अंशुल जी जिस तरीके से तमाम आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे, एक एक करके मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सुन लीजिए अंशुल जी। की बौखलाहट समझ में आ ठीक रही है है अंशुल जी, अंशुल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अंशुल जी समझ में आ चुकी है
ठीक है अंशुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई आरोप लगे हैं, महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपए लेने का मामला उठाया गया, तो इसे लेकर आप क्या कुछ सुन लीजिए अंशुल जी, ऋषभ जी, मैं चाहता हूँ सार्थक चर्चा हो, समय हमारे पास वैसे भी कम है, आप वैसे भी बाद में चर्चा को रोकना पड़ेगा मुझे। अंशुल जी, हाँ, जी वही मैं बोल रहा हूँ कि जनता इनसे पूछ रही है, जो धान अभी जुम्मा 6 महीने से करने वाले हैं, मिनी धान का कटोरा बनारस को कहा जाता है, बनारस में कितने रुपए में धान खरीदते हैं, थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। गुजरात में कितने रुपए में धान खरीदे, कहाँ चलेगा? वहां पर भी धान होती है और यहाँ पर भी धान होती है। जब चुनाव आ जाता है, चुनाव आ जाता है। अंशुल जी, मेरा एक सवाल आपसे, अंशुल जी मेरा एक सवाल आपसे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर हुई और तमाम आरोप उन पर लगे हैं, महादेव सट्टा ऐप में पैसे लेने का मामला खूब उठा। अंशुल जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अंशुल जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? क्यों नहीं जाएगी मेरे देश? एक एक करके करिए सर, एक एक करके करिए, कोई मतलब नहीं इस चर्चा का। मैं चाहता हूँ सार्थक चर्चा इस पूरे मामले पर हो। आप कौन होते हो कहाँ पर बनारस ना बेचने वाले? आप भी अरे भाई साहब, अंशुल जी प्रदेश के मुद्दे पर बात कर लीजिए। मैं कहता हूँ 1200 रुपए में धान मिल रहा है, अंशुल जी बताइए, अंशुल जी रुपए में धान मिल रहा है, आवाज सुन पा रहे हैं? वहां तो डबल इंजन की सरकार। अंशुल जी आवाज सुन पा रहे हैं? सरकार की बात करी, एनटीपीसी एचईसीएल किसके अंडर में आता है? एक एक करके अपनी बात रखिए अंशुल जी। एनटीपीसी जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, वहां पर एक भी अधिकारी को आपकी ईडी ने नहीं बुलाता है। आपको रविंद्र जी आपकी आवाज वैसे भी नहीं आ पा रही। अंशुल जी मेरी, रविंद्र सिंह जी, ये अंशुल जी पहले की बौखलाहट अंशुल जी सुन लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं सर, कैसे जनता देख रही है आपको, लगातार आप बोल रहे हैं अंशुल जी। ठीक है, आपने जो समय मैंने आपको दिया था, आपने लगातार बोलते हुए उससे समय बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं के शर्मा जी आपके पास मैंने बिल्कुल किसी भी प्रकार का समय बर्बाद नहीं किया। मैं आपसे लगातार ठीक है चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, 7 में 4 हो गए, आपको समय उतना ही मिला जितना उनको मिला, उतना ही समय आपको मिला। ठीक है के शर्मा जी आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से आप राय साहब, आप ये इनका वो दिख रहा है, भड़ास दिख रहा है। ठीक है अंशुल जी, मैं चाहता हूँ कि चर्चा थोड़ा कम समय बचा है, हम सार्थक तरीके से करें। हमारे गांव में हम ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है, मैं उस पर प्रतिक्रिया लूंगा। ठीक है अंशुल जी, और भाई आपका दिख रहा है। हम क्यों बनारस नहीं के शर्मा जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों को उठाया और खासकर मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई और महादेव ऐप के जरिए 508 करोड़ लेने का जो बड़ा मामला, मतलब चर्चा इसकी हुई और सुर्खियों में मामला रहा, तो इस मामले का कितना असर अब पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाने में कारगर साबित हुई है, या फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपने तर्कों के जरिए इस मुद्दे पर विराम लगाया है और अपने मुद्दे सामने रखे हैं? किस तरीके से आपको इन मुद्दों को लेकर आगे की सियासत नजर आती है? देखिए, भ्रष्टाचार देश भर का मुद्दा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के मामले में एक विश्वसनीयता की बात है। क्या जनता विवेक से तय करेगी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं? 2 प्रकार के, एक तो जनता की अदालत में तय होना है कि भ्रष्टाचारी का मुद्दा में कि भूपेश बघेल या उनकी सरकार या उनके अधिकारी कितने लिप्त है कि नहीं है। दूसरी चीज है कोर्ट का मामला है, ईडी कोर्ट में चालान पुटअप करेगी, आरोप तय होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों को सजा होती है, ये समय की बात है, कोर्ट का मामला भ्रष्टाचार का। जीरो टॉलरेंस की बात मुझे लगता है कि देश भर की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र हो। छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मैं बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे लोग जब जाते हैं तो पटवारी से लेकर मंत्रालय तक जाते हैं तो खुद जो अनुभव करते हैं, ये एक बड़ा विषय होता है कि कहाँ पे भ्रष्टाचार का, या जैसे प्रधानमंत्री ने 30% की बात कही है और कर्नाटक में 40% की बात हुई है, ये एक विषय होता है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के यदि लगा रहे हैं तो समय की बात होती है, आप किस समय आरोप लगा रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कितने नेताओं पर सजा मिलने की बात आती है। जैसे विधायक और सांसदों के लिए अलग से कोर्ट की बात है, 1 साल के भीतर इसमें सजा मतलब सुनवाई कंप्लीट करने का एक प्रावधान है, तो मुझे लगता है कि बेहतर है और इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप मतदाता के पास समय नहीं है, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन जनता विवेक से तय करेगी कि वास्तव में कहां तक है कि नहीं है। जी ठीक है रविंद्र जी, देखिए जनता विवेक से तय करेगी। लगातार जब भी चुनाव होते हैं, आपने जिक्र किया कि इस बार 50 की पार जाएंगे, इससे पहले कितने उपचुनाव हुए, कांग्रेस को फायदा मिला और आप राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा क्यों उछालते हैं? आप स्थानीय मुद्दों पर लड़िए, जो कांग्रेस आरोप लगाती रही, उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम 15 साल सरकार में रहे, 14 उपचुनाव हुआ, 13 में हमने जीता है, 1 हारे थे हम कोटा उपचुनाव तो वैसे ही भी जो सरकार रहती ना उसकी रहती, यदि कांग्रेस जीत गई 3-4 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी 14 उपचुनाव जीता। और स्थानीयता की बात करें, हम स्थानीय मुद्दों को नहीं लड़ रहे हैं। क्या हम पीएससी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? क्या बेरोजगारी भत्ता का नहीं उठा रहे हैं? क्या हम उन राज्यसभा सांसदों को जो कांग्रेस ने भेजा छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे चला, उसको नहीं उठा रहे हैं? हम राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम तो भूपेश बघेल के 508 करोड़ लेने को उठा रहे हैं।
ठीक है, समय की कमी है। अंशुल जी, मैं चाहूंगा आखिरी प्रतिक्रिया आप दें। ठीक है, जब इनसे बात करते थे बनारस चले जाते हैं। ठीक है रविंद्र जी, समय की कमी, बहुत समय की कमी। अंशुल जी बताइए, आप आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। अंतिम प्रक्रिया यही है कि 3 तारीख आने वाली है, चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, ये इनकी बौखलाहट दिख रही है। ऐसे ही रमन सिंह जी की बौखलाहट अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्या बौखलाहट है? ऐसे ही आदरणीय इनके जो कैबिनेट मंत्री रहे उनकी बौखलाहट दिखी, तो ये इनकी बौखलाहट है, इसमें समझ में आ जाना चाहिए। स्थानीय मुद्दे ये जो महादेव ऐप की बात उठा रहे हैं, जिसमें 508 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो देश के हाथ में निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे हैं। समय हमें इतनी परमिशन देता है। फिलहाल मैं चाहूंगा आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। अंशुल जी आपका शुक्रिया, रविंद्र जी आपका शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जो बिंदु हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से बताने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार थम चुका है, अब डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे जो तमाम नेता हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे जो हैं वो लगातार हमने देखा है दिग्गज नेताओं के दौरे रहे, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी खुलकर सामने आए हैं। लेकिन जनता अपना मूड बना चुकी है और जिसको भी वोट देगी वो 17 नवंबर की वो तारीख रहेगी। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा कौन छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।